नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि स्वर संधि का तीसरा भेद है। तो इसके बारे में इसका जो सूत्र है वो है वृद्धि रेची। ये सूत्र उन लोगों के लिए ये सूत्र वैसे सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए चीज़ें हमेशा ट्रिकी ज़्यादा अच्छी रहती हैं और याद भी रहती है ना। ऐसे तो हमें याद नहीं रहेगा कि भाई ओ या आ के बाद ए आई आए तो आई हो जाता है इसमें, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। बाकी भी है, गुण संधि भी अभी ऐसी पढ़ी आपने, और अभी आगे भी आप पढ़ोगे, यण संधि भी पढ़ोगे, अयादि भी पढ़ोगे, तो सब में ओ या आ है ना। तो इस तरीके से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इसलिए मैं आपको ये सूत्र बता रही हूँ कि ये ट्रिक है आपके लिए, कि आपको ये याद रखना है कि वृद्धि रेची सूत्र के माध्यम से आप ये याद रखेंगे कि वृद्धि ही धन रे एची, वृद्धि हो जाती है किसकी। अब यहाँ पे जैसे हम इसका खंडन करते हैं तो वृद्धि ही अलग कर देंगे, र ये हो जाता है विसर्ग का र हो जाना, यहाँ पे विसर्ग संधि भी है इसके सूत्र को बनाने में। तो वृद्धि धन एची, ठीक है। तो एच क्या चीज है, जरा हम देख लेते हैं कि एच क्या होता है। एच एक प्रत्याहार है, जो मैंने आपको जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, दीर्घ संधि के समय मैंने आपको बताया था अकह सवर्णे दीर्घ, एक सूत्र हमने प्रयोग किया था वहां पे। तो अकह सवर्णे दीर्घ कैसे बना, जब हमने अ ई ऊण री ऋक दो प्रत्याहार लिए थे, तो आई ऊण का अ लिया था, री ऋक का क लिया था, तो ऐसे हमने बनाया था अक प्रत्याहार। अब हम बनाएंगे एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार के लिए हमने ले लिए हैं दो जो है माहेश्वर सूत्र, ए ओंग आई औच, ठीक है। अब ए ओंग का हम ले लेंगे ए, और आई औच का च। ये ले लिया हमने ए ओंग का ए और आई औच का च। तो एच प्रत्याहार में कितने वर्ण हुए, ए ओ आई आओ, ए ओ आई आओ। अब आप बोल रहे होंगे कि चौ की गणना क्यों नहीं हुई, ङ की गणना क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये हलंत वर्ण है। हलंत वर्णों की गणना इसमें नहीं होती है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो आप एच का मतलब क्या समझे, ए ओ आई आओ, ए ओ आई आओ। तो यहाँ पे कह रहा है कि ए आई ओ आउ की वृद्धि हो जाती है। तो ए आई ओ आउ की वृद्धि कब हो जाती है, देखिए जब ओ या आ के बाद, जब पहले पद के अंत में, पूर्व पद के अंत में क्या होगा, ए सॉरी पूर्व पद के अंत में तो ओ या आ होना है। ओ या आ के बाद सूत्र क्या कहता है, ओ या आ के बाद यदि पहले पद के अंत में ओ या आ है और दूसरे पद की शुरुआत में पूर्व में ए या आई होगा, तो दोनों को मिलाकर के आई बनाएगा ये, ठीक है। ये संधि क्या बनाएगी, आई बनाएगी। तो देखिए यहाँ पे नैव में आप क्या देख रहे हैं, नौ धन एव देख रहे हैं, ये हमने तोड़ दिया है इसको, ये हमने इसका संधि विच्छेद कर दिया है। नौ में क्या है अ, और पीछे ए में क्या है, पीछे ए तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, दोनों को मिला करके क्या हो जाना है, आई हो जाना है। इसकी मात्रा कैसी होती है, ऐसी होती है, ठीक है। अब देखिए आगे हम जब नया शब्द बनाएंगे तो नौ हमारे पास पहले से है, किंतु वो अब आधा हो चुका है, उससे हमने अ निकाल लिया है। आधा हो चुका है तो आधे को पूरा कैसे करते हैं, आधे को पूरा किया जाता है या तो अ स्वर के द्वारा, और अगर मात्रा रूप में आएंगे तो बाकी के स्वरों का काम है मात्रा के रूप में आना। तो नै, यहाँ पे हमने इसको हम इसके साथ जोड़ देंगे, और पीछे वो हमारे पास है तो हो जाएगा नैव, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से अ या आ के बाद यदि ए आई आए तो आई हो जाता है, ए या आई कुछ भी आए। अब दूसरे उदाहरण में हम देखेंगे कि आई आ रहा है, जैसे मत ऐक्य लिखा है, तो मत धन ऐक्य है। तो मत धन ऐक्य में देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे अ है, यहाँ पीछे आई है, तो दोनों को मिला करके होना आई ही है, ठीक है, जिसकी मात्रा होती है यू। तो ये आपकी मात्रा हो जाएगी यहाँ पर। अब नया जब हम शब्द बनाएंगे तो मो हमारे पास पहले से है, तो भी हमारे पास पहले से, किंतु हलंत है। अब हलंत है तो ये मात्रा इसके ऊपर जुड़ जाएगी, आधा क और य, मतैक्य हो जाएगा, ठीक है। आधा क और य हमारे पास पहले से था, वो हमने यहाँ जोड़ दिया तो मतैक्य हो गया। अब अभी तक आपने देखा कि पीछे आगे जो पहला पद है, पहला पद यानी कि पूर्व पद, ये वाले ये पूर्व पद कहलाते हैं, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ इसके बारे में, और ये उत्तर पद कहलाते हैं, ठीक है ना। अब पहले पद के अंत में यदि अ हो तो तब भी, और आ हो तो तब भी एक ही जैसा रिजल्ट हमें मिलना है, ये ठीक है ना। आ के बाद अ या आ के बाद, अ वाला तो हम पढ़ चुके, अब आ के बाद यदि ए हो तो
आ धन ए बराबर भी आई हो जाएगा। तो सदा धन एव का कैसे करेंगे, सदा धन एव इसने कर रखा है। अब देखिए आ यहाँ से हम निकाल लेंगे, ए ये हो गया, दोनों को मिला करके क्या हो जाना है, आई हो जाना है, जिसकी मात्रा होती है यूं। अब नया शब्द बनाएंगे तो कैसे, स लिखेंगे, द लिखेंगे, आ तो हटा दिया हमने यहाँ से, अब आ तो वापस आएगा नहीं, तो कैसे करेंगे, इसके ऊपर ये मात्रा जोड़ देंगे और पीछे का वो हम यहाँ पे लिख देंगे, तो बन जाएगा हमारे पास शब्द सदैव। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस बात को। चलिए आगे इसी प्रकार से अगला जो उदाहरण है वो है महेश्वरियम, महाधन ऐश्वर्यम। अब पीछे अभी तक हमने देखा कि जो है यहाँ पर अभी तक हमने क्या देखा कि महाधन ऐश्वर्य, यहाँ पे सदा धन एव, यहाँ पीछे ए देख रहे थे हम, यहाँ ऊपर भी हमने ए देखा, यहाँ हमने आई देखा, अब यहाँ फिर हम आई वाला उदाहरण देखेंगे। तो महाधन ऐश्वर्य में क्या हो जाएगा, देखिए जैसे महाधन ऐश्वर्य है तो इसमें हमने क्या लिया, आ लिया यहाँ पर से और आई ये लिया, तो क्या हो जाएगा, बराबर प्रोडक्ट हमारे पास ये आना है आई, जिसकी मात्रा होती है यू। ठीक है, अब देखिए म हमारे पास है, ह है, आ तो रहा नहीं, हा नहीं लिखेंगे हम, आ नहीं रहा, आ इसके साथ मिलके ये बना चुका है, तो ये हमारे पास मात्रा के रूप में उपलब्ध है। अब पीछे हमारे पास आधा श व य के ऊपर रेफ यानी कि र है, तो महेश्वर यह हमारे पास नया शब्द बन गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके और भी उदाहरण हैं, एक एक है, एक एक बहुत प्रचलित उदाहरण है इसका, एक एक हो गया, सदैव हो गया, मतैक्य हो गया, तथैव हो गया, अद्यैव हो गया, मैवम हो गया। ठीक है, तो एक एक का क्या हो जाएगा, एक धन एक बराबर एक एक हो जाएगा। अभी कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि एक धन एक बराबर एक एक हो जाएगा, है ना। तो कैसे हो रहा है, संधि के नियमों से हो रहा है ये, क्योंकि है ही शब्द रचना के तत्व हैं, कि शब्दों की रचना कैसे होती है उसके तत्व हैं, कि किस किस प्रकार से नई नई शब्द हम बना सकते हैं। तो एक एक का क्या हो जाएगा, एक धन एक। लोकेशणा का क्या हो जाएगा, लोक धन एषणा, आइषणा नहीं बोल रही हूँ, एषणा बोल रही हूँ। ठीक है ना, तो मतैक्य का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप ऊपर देख ही रहे हैं कि मत धन ऐक्य हो जाएगा। ठीक है, अच्छा धनैश्वर्य का धन धन ऐश्वर्य हो जाएगा, तथैव तथा धन एव। अब मैवम माधन एवं, माँ नहीं, माँ, माँ मतलब होता है नहीं, संस्कृत में माँ का अर्थ होता है ना, एक ये होता है ना, ये वाला माँ नहीं बोल रही हूँ मैं, ये माँ नहीं कह रही, ये तो माँ मतलब मदर हो गया, ये माँ की बात कर रही हूँ मैं, माँ, माँ कुरु बोलते हैं ना संस्कृत में, मत करो, माँ मतलब नहीं, न मना, मना निषेध के अर्थ में प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए रमेश्वर्यम, रमाधन ऐश्वर्य, ऐश्वर्यम क्यों बोल रही हूँ कि संस्कृत में अगर आएगा तो रमेश्वर्यम आएगा, तो उसको मौ ही जोड़ना है पीछे से, बाकी कुछ करना नहीं है, मौ हलंत होगा वो भी। और महेश्वर्यम महाधन ऐश्वर्यम, अद्यैव का क्या हो जाएगा, अद्यधन एव। अब इसकी रचना में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, देखिए अद्यैव हम ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, अगर संस्कृत में आएगा तो इसी टाइप से आएगा, आपको हिंदी में आ गया तो ऐसे आएगा, जरूरी नहीं है ऐसा, ऐसा भी आ सकता है जरूर। पहले तो यही प्रयोग होता था, अभी ये नया रूप ही कुछ सालों से प्रचलित हो रहा है। क्यों, क्योंकि छात्र बहुत ज्यादा गलती करते हैं बोलने में, अद्यैव अध्यैव हो जाता है, विद्यालय हो जाता है, तो विद्यालय नहीं बोलते हैं, विद्यालय बोलते हैं, अद्यैव। इसी प्रकार से ये उसी गलती को दूर करने के लिए इस प्रकार का नया प्रयोग जो है हमारी जो बुक्स हैं उनमें होने लगा। तो चलिए अद्यधन एव हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी तक हमने पढ़ा ओ या आ के बाद यदि ए या आई आए तो आई हो जाता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, ओ या आ के बाद यदि ओ या आओ आ जाए तो आउ हो जाता है। देखिए कैसे हो जाता है भाई, चलिए हम यहाँ पे उदाहरण ले लेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको दंतोष्ठ बताया था एक ना, दंत धन ओष्ठ, किन वर्णों का उच्चारण होता है दंत धन ओष्ठ, आप समझ ही गए होंगे, दंत धन ओष्ठ। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, संधि का जो नियम है वो क्या कहता है कि ओ या आ के बाद यदि ओ या आउ आए तो आउ हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम ओ देख रहे हैं और पीछे हम ओ देख रहे हैं, दोनों को मिला करके क्या होना है, ये होना है, देख रहे हैं अब यहाँ पर आउ, तो ये हो जाना है। अब देखिए हम नया जब शब्द बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, द हमारे पास है, त है किंतु आधा है,
अब ये जो मात्रा हमें प्राप्त हुई है, ये इस टाइप की मात्रा, ये, ठीक है ना, तो ये मात्रा हम यहाँ लगा देंगे, दंतो हो गया, आधा श और ठ हम यहाँ पे फिर इसके पीछे जोड़ देंगे तो दंतोष्ठ हो जाएगा, दंत और ओष्ठ। इस प्रकार से कैसे कैसे हमें शब्दों की रचना करनी है, देख रहे हैं आपकी कैसे हमने इसका जो है संधि बना दी। अभी तक ये यहाँ पे ये वाला पद विच्छेद कहलाता है, आगे वाला ये विच्छेद है, ये विच्छेद वाला सेक्शन है और ये संधि वाला सेक्शन है, ठीक है ना। तो ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा हुआ कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। ये समझना ज़रूरी है आपके लिए कि यहाँ जो है जो संधि का नियम है वो बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो पुष्प धन ओग है, जैसे तो यहाँ पर क्या है, इसमें है, इसमें ओ है, दोनों को मिला करके क्या होना है, आउ होना है। तो ये आउ की मात्रा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं पुष्पोग में, ठीक है। अब परम धन औदार्य, परम धन औदार्य, औ के बाद आउ आ रहा है तो आउ भी आएगा तब भी आउ ही होना है, ठीक है। तो परमोदार्य, परमोदार्य, परमोदार्यम भी कभी कभी संस्कृत में आ जाता है। महाधन ओज, अभी तक हमने ओ वाले उदाहरण पढ़े, अब आ वाले देखिए, ओ या आ के बाद है ना, तो महाधन ओज बराबर महोज, आ और ओ ये है और बराबर क्या हो रखा है, आउ हो रखा है। तो ये आउ हम यहाँ पे नए शब्द में देख रहे हैं, ठीक है। अब महाधन औदार्य है तो आ के बाद क्या आ रहा है, आउ आ रहा है, आ रहा है आउ, तो इन दोनों को मिला के क्या होना है, फिर आउ ही होना है। तो जो आउ हम यहाँ पे देख रहे हैं महोदार्य, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से इसके अन्य उदाहरण भी हैं। जलौघ है, जलधन ओघ, यहाँ पे जलौघ लिख दिया मैंने क्योंकि ये संस्कृत से शायद मैंने उदाहरण उठाया होगा। वनौकस, बनधन ओकस, परमौषध, परमधन औषध, महोजस्वी, महाधन ओजस्वी, महाधन औदार्य, महोदार्य लिखा है, महाधन औदार्य, और महौषध है महाधन औषध। यदि आपको इसके बाद भी समझ में ना आए तो आप प्लीज 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 मुझे पूछ लीजिएगा, ओके। वैसे इससे ज़्यादा बताना मुझे ये लगता है कि जैसे बिल्कुल छोटे बच्चों को होता है ना, कि छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं हम, वही वही फीलिंग आती है फिर, है ना। अगर आपको समझ में ना आए, वैसे मैं काफ़ी डीप जाती हूँ, लेकिन फिर भी यदि आपको समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अच्छा देखिए, ये कुछ उदाहरण में यहाँ पे मुझे मिले हैं कि ये जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे कम लिखे हैं तो कम ही आते हैं इसके, ऐसा नहीं है, अलग अलग तरीके से पूछ लेता है और आपको होना भी चाहिए नॉलेज। क्योंकि क्या होता है कि अगर हमें एक भी चीज़ पता नहीं है ना, तो एग्जाम में क्या होता है, यार मैंने वो नहीं पढ़ा था, शायद वही होगा, है ना। इस तरीके से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर सारे टॉपिक आपके क्लियर है, अगर आपकी सारी संधि क्लियर है, अगर आपको पता है कि भाई दीर्घ संधि में दीर्घ रूप हो जाता है, गुण संधि में ए ओ अरल हो जाता है, वृद्धि संधि में आई आउ हो जाता है, एज की वृद्धि हो जाती है ना, आई आउ, यानी कि अब वृद्धि संधि का जो पहचानने का अच्छा तरीका क्या है, देखिए वृद्धि संधि का अच्छा तरीका मैं आपको बताऊं कि यहाँ आपको ना डबल मात्राएं मिलेंगी। देखिए ये देखिए सब में डबल मात्रा है कि नहीं है, आई की मात्रा, आई की मात्रा, आई की मात्रा, आई की मात्रा, है कि नहीं है। अब जो अन्य उदाहरण है, उदाहरणों में भी देखिए, उदाहरणों में भी सब में डबल मात्रा है, देख रहे हैं आप, ये आई 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 सभी जगह आई की मात्रा है। तो ये पहचानने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। और आगे जैसे आऊ वाला भी है, तो इनमें भी देख लीजिए आप, इनमें भी सब में आऊ 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 आ रखा है, आ रखा है। उदाहरणों में भी देख लीजिए और जो यहाँ पे मैंने उदाहरण लिखे हैं इनमें भी देख लीजिए। इनसे क्या होता है कि आपको एक आइडिया आ जाता है। और एक शुरुआत में क्या होता है ना, बाद बाद में जब आप बहुत बार पढ़ लेंगे, उस चीज़ को देखेंगे, तो तब तो ठीक है, लेकिन शुरुआत में आपको कंफ्यूज होगा कि भाई अभी तो आपने बताया था गुण संधि में ए होता है, और वृद्धि संधि में फिर आई बता दिया। तो इसी को पहचानना है कि ए कहाँ पे होता है और ओ कहाँ पे होता है और आई कहाँ पे होता है, ठीक है ना। ए ओ और अल कहाँ पे होता है, गुण संधि में होता है ए ओ, और आई और आउ कहाँ पे होता है, ये एक पाई और एक मात्रा, ये तो आपका गुण संधि का है और ये आपका वृद्धि संधि का है। तो अंतर है ना, है कि नहीं है। तो अंतर है, इसको एक ही में ना समझे, इसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि पर डबल मात्रा जहाँ होगी भाई वो वृद्धि संधि है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से आगे की जो संधि करनी है वो भी आप देखेंगे कि जैसे पवन है, नयन है, तो अय आ रहा है तो अयादि संधि है। इस प्रकार से वो भी ट्रिकी होता है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है, थोड़ा सा, है ना। तो इस प्रकार देखिए, प्रवक्ता की परीक्षा में पूछा गया कि नैतत, नैतत का संधि विच्छेद कीजिए, ये बोल रहा है। तो नैतत का संधि विच्छेद हो जाएगा नौधन एतत। सदैव का क्या हो जाएगा, बीएड की परीक्षा में पूछा गया, सदाधन
एव। और मतैक्य में क्या हो जाएगा, मत धन ऐक्य, वो हम पीछे भी कर चुके हैं, वो आरआरबी की परीक्षा में पूछा गया है। आरआरबी की परीक्षा में बेसिकली पूछा क्या गया था कि मतैक्य में कौन सी संधि है, तो कौन सी संधि में, उसमें जो उदाहरण सॉरी ऑप्शन दिए हुए थे, तो ऑप्शन में क्या था कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, और इनमें से कोई नहीं। तो उसमें आप क्या लिखेंगे, जब आपको ऐसा पूछा गया तो आप उसमें लिखेंगे स्वर संधि। अगर स्वर संधि के भेद नहीं दिए हुए हैं, अगर ऐसा दिया हुआ है कि दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, है ना, वृद्धि संधि, तब तो आप वृद्धि लिख देंगे। और अगर आपको पूछ दिया गया कि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तो तब आप क्या लिखेंगे, स्वर संधि लिखेंगे। ठीक है ना। अच्छा, फिर ये पूछ रहा है कि लोकेशणा में संधि होगी, कि कौन सी संधि होगी इसमें। लोकेशणा का जो संधि विच्छेद होगा तो लोक धन ऐषणा हो जाएगा। ठीक है। और इसमें जो संधि होगी, वृद्धि संधि ऑप्शन में होगी तो वृद्धि लिखना, और अगर स्वर संधि ऑप्शन में होगी तो स्वर संधि लिखना। अब यूपीपीएससी में एक सवाल पूछा गया है कि सदैव में कौन सी संधि होगी। हालांकि अन्य परीक्षाओं में भी पूछा गया होगा, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी जगह पूछा जाता है, लगभग सभी जगह पूछा जाता है। जो परीक्षाएं हैं बिना हिंदी के पूरी हैं ही नहीं। कोई परीक्षा ऐसी नहीं है जिसमें हिंदी 20 या 30 नंबर की हिंदी, सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में। देखिए, आप इतना बड़ा इतिहास पढ़ते हो, और इतने बड़े इतिहास में आपको 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। इतने बड़े इतिहास से कहाँ आपने जो प्राचीन भी याद करना, तो मध्य भी याद करना, तो आधुनिक भी याद करना, तब आप 2-3 प्रश्न आपके हिस्से में आते हैं। और यहाँ देखिए, हिंदी ग्रामर आप थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो, उसमें आपको 20 या 30 नंबर से इतना आपको मिल जाता है। तो बुरा क्या है, देखिए फ़ायदा किस में है, फ़ायदा इसमें है, तो इसलिए इसको भी क्लियर रखिएगा। तो सदैव में क्या संधि होगी, तो सदैव में वृद्धि संधि होगी, विच्छेद होगा इसका सदाधन एव, जो हम पीछे भी कर चुके हैं। चलिए, धन्यवाद।